अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि ईद के मौके पर बानी पीटीआई से 3 बड़ी मुलाकातें। आजम सवाती की दोबारा एंट्री, अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को भी टास्क मिल गया। क्या इन तीनों शख्सियात के मुतहर्रिर होने के बाद सुलह सफाई होगी, डील या एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है? और क्या बानी पीटीआई आइंदा ईद वाकई ही अवाम में मना पाएंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर चंद लोग जो साजिशें करते हैं या सफारशी हैं, उनको भी इस दफ़ा उन्होंने नाम लेकर पॉइंट आउट किया है कि अब पार्टी के अंदर पड़ने वाली दरारें भी आने वाले दिनों में पार्टी के लिए कुछ मजीद मुश्किलात पैदा करने जा रही हैं। और इसके साथ बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 46वीं बरसी के मौके के ऊपर एक मरतबा फिर सिंध से नहरें निकालने के मामले को दोबारा टेकअप की है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने सिंध को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से फंड्स ना मिलने का भी शिकवा किया है, और यहां तक कह दिया है कि अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो फिर बजट की सपोर्ट या बजट को मंजूर करवाने के अंदर पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा नहीं डालेगी। इसके साथ आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की सरबराही में 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, और बलूचिस्तान के बाद जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है इसके ऊपर बहुत तफसील के साथ इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई, और वाज़ेह तौर पर कहा गया कि किसी को भी बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान के तहत आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाइयाँ होंगी, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुकूमत भी पाकिस्तान को सॉफ्ट से हार्ड स्टेट बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, और इस मकसद के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा चुका है 7 अप्रैल को, जहां पर कुछ मजीद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो मतलूबा कानून साजी है वो की जाएगी। और इसके साथ आपको बताएंगे कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से बेदखल करने का जो फैसला है वह मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अंदर किस हद तक माविन साबित होगा। और आपको बताएंगे कि हुकूमत ने बिल आखिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिजली सार्फिन को रिकॉर्ड रिलीफ दिया गया है, लेकिन इस रिलीफ के साथ आने वाले दिनों में हुकूमत बिजली के सार्फिन को क्या बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इन टॉपिक पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार साहब, जबकि स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब से स्टार्ट करेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, जानना चाहूँगा, आप कानून के हवाले से भी अब अपना एक मुमताज़ नाम रखते हैं, लेकिन सियासी बसीरत भी आपकी कम नहीं। अचानक आज़म सवाती की एंट्री, उसके बाद बैरिस्टर सैफ को भी मुलाकात का मौका मिला, और अली मीन गंडापुर भी काफ़ी अरसे की कोशिशों के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात करने में कामयाब हो गए। अब ये इतलात आ रही हैं कि इनको टास्क मिल गया है कि मामलात हल करने हैं, और बानी पीटीआई आइंदा ईद अवाम में मनाना चाहते हैं। ये तीनों शख्सियात क्या रोल प्ले करने जा रही हैं? कोई सुलह सफाई होगी, डील होगी, या एहतजाजी तरीक? आपको सिनेरियो आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए बड़ी साहब, ये जो तीनों मुलाकातें हुई हैं, ये आजम सवाती साहब से जो मुलाकात हुई है उससे एक दिन पहले शायद बैरिस्टर सैफ और अली अमीन की मीटिंग तय थी, लेकिन फिर वो बावजूद जो है उसको एक दिन बाद कराया गया। जी। और आजम सवाती साहब जो है वो अली अमीन साहब की तरफ से जाके वो जो है ना, उन्होंने को ग्राउंड हमवार किया और गुफ्तगू की। इसका जो तीनों शख्सियात हैं, उनका मकसद तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की रहाई के लिए जो कोशिशें करनी है। स्वाति साहब से मेरी भी मुलाकात रही थी, तो वो इसमें मुतमनी है। उनका ये ख्याल है कि जो एहतजाजी, तीनों शख्सियात का ये ख्याल है कि जो एहतजाज है वो कोई हमें बारावर साबित नहीं हो सका, तो लिहाजा दूसरे तरीके जो है उनको इख्तियार करना है ताकि इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सके। अब पार्टी में दो सोचे हैं, एक जिसको जुनैद अकबर जो है जैसा वो रिफ्लेक्ट कर थोड़ा रहे सा हैं, यानी थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा आज हमें में एजुकेट करते जाएं, वो रिहाई के दूसरे कौन से तरीके हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते जाएं। देखिए 3 तरीके हैं जो हो सकते थे। एक तो पब्लिक अपराइजिंग हो सकती थी, इंटरनेशनल प्रेशर, और तीसरा ज़रा आपको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी या कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब पब्लिक अपराइजिंग आपने देखा 26 नवंबर को हमारी 17 शहादतें भी हो गई, और वो काफ़ी हमने इफेक्टिव तादाद में बुशरा बीबी और अली मीन बंदे भी लेके आ गए, लेकिन वो उसकी 100 वजूहात निकल सकती हैं। आपकी अपनी वजूहात होंगी, मेरी अपनी वजूहात होंगी, वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इंटरनेशनल प्रेशर में जो हम देखते हैं हिस्टोरिकली, उसके बेनिफिशियरी रहे हैं नवाज शरीफ साहब। वो तो हो सकता है कि अगर वो इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते मुल्क से, फिर तो उसका कोई मामला हो सकता था। लेकिन
और वो उसमें इफेक्टिव भी होता है, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, दैट कैन बी डन। बट इमरान खान साहब और पर्सनली भी बनी गाला की जब एक बात आई थी जनवरी में, तो उनका ये ख्याल नहीं था, एंड ही हैज हिज ओन वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर दैट, और वो नहीं चाहते कि वो बनी गाला भी निकले जब तक कि उनके कारकुनान या लीडर जो लाहौर में है वो अरेस्ट वो बाहर ना निकले, तो वो खुद को पहले नंबर पर नहीं रखना चाहते। तो थर्ड ऑप्शन जो है, जाहिर है आपको ताकत, देखिए इस मुल्क की वो है प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक तो है ना फिलोसॉफिकल अप्रोच, और एक जी। है जरा एक जिसको आप कह सकें कि इनकलाबी सोच। वो तो बार साबित नहीं हो सकी। उसकी वजूहत सबसे बड़ी मुझे ये लगती है कि इफेक्टिव तंजीम नहीं है पंजाब में, और आलिया उसकी काफी कोशिश कर रही है, बट ऑब्वियसली जब आपने कोई इतना बड़ा काम करना, बंदे निकाले, तो फिर उसके लिए जितनी पावरफुल तंजीम चाहिए है, वो तंजीमें तो इस वक्त पीटीआई के पास नहीं है। जी। और फ्रैंकली स्पीकिंग 4 अक्टूबर 2024 और 26 नवंबर 2024 को जो फेल हुई लीडरशिप मौके पे आने से, वो उसका बहुत बड़ा असर है, और लीडर जो वर्कर्स हैं वो शायद उनकी कॉल पे बाहर ना निकले। अभी भी हलीमा बीबी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि अगर उनको मीटिंग नहीं हुई तो वो धरना देंगी। तो मैं बिल्कुल ये देखना चाहूंगा कि वो पहले अपनी ये जो पार्टी की क़यादत है इससे मशवरा कर लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह में वो कीन है आने को, बिल्कुल क्योंकि ठीक। वो इससे जान छुड़ाते लेकिन हैं। जो सब आपको ज़ाती तो तौर पर ये लगता है, चीजें हैं। ये तीनों पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इनका इम्पैक्ट है, जिस लेवल पे ये कनेक्टिविटी है, ये कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं तीनों शख्सियात के खान साहब आइंदा ईद वाकई ही अवाम में मना रहे हो? बट साहब इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो देखे ना, हमने तो डॉट कनेक्ट करने होते हैं। आप कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसको भी आपने एनालिसिस करना होता है। ऑप्शन क्या है इस वक्त? जो मैंने आपको 3 ऑप्शंस, कुछ चौथी ऑप्शन आपके पास, हाँ, वो पॉलिटिकल एक अलायंस का जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, वो उसका पॉलिटिकल जवाब हो सकता था। नहीं, एक एक लेकिन एक उसमें जो चौथा इससे आपने ज्यादा देखा कि एक 2 चौथा इससे ज्यादा मौसर ऑप्शन मौजूद है, जिसकी ऑफर भी की जा चुकी है कि बानी पीटीआई 9 मई के साने के ऊपर कौम से माफी मांगे तो वापसी का और बेहतरी का रास्ता शुरू हो सकता है। वो ऑप्शन तो काफी अरसे से जेर गौर भी रहा है और उसकी ओपनली उसकी पेशकश भी की गई। तो भट्टी साहब, फिर 8 फरवरी के माफी कौन मांगेगा? देखिए ना, आप 9 मई की माफी तो मंगवा रहे हैं, उनसे भी मंगवा रहे हैं जिनका कसूर कोई नहीं था, और उनको छोड़ रहे हैं जो कि शामिल थे आपके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के। 9 मई तो हो गया पोलिटिसाइज्ड इवेंट, यानी जिसने पार्टी छोड़ दी है उसको आपने बरील जुम्मा करार दिया, जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी उनको रखा हुआ है। सो ये फिर 8 फरवरी भी हुआ, इलेक्शन भी चोरी हुआ है। तो फिर ये बहुत सारी बातें ठीक। जो हैं, फिर आप अगर उस माफी तलाफी पे चलेंगे तो माफी एक आध बिल्कुल साइड ठीक। से तो नहीं, तो बिल्कुल फिर तो ठीक। दोनों साइडों से मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल तो ठीक। लिहाजा जब सुलह करनी है तो फिर आगे चलना है, पीछे जाएंगे तो फिर तो सुलह नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब साथ रहिएगा, मैं क्लास साहब की टेक इस पे लेना चाहूँगा। क्लास साहब, आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। जब आप ईद अपने मोस्ट लविंग और फेवरेट शहर में गुजार रहे थे, तो उस मौके के ऊपर पिंडी की जो फ़ज़ाएँ थी वो सियासी लिहाज से बड़ी गर्म थी, और अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ की हुई, कुछ ज़्यादा वो नहीं थी कि सरप्राइजिंग थी। लेकिन आज़म सवाती साहब वो अचानक मुतहरिक हुए, और कुछ हलकों में ये बात की जाती है कि आज़म सवाती भी एक लेवल के ऊपर उनकी कनेक्टिविटी है, और गुज़श्ता साल भी एक लेवल के एक टाइम के ऊपर जब कुछ एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी पिंडी के अंदर, बांग्लादेश का क्रिकेट मैच था, आज़म सवाती साहब को ही टास्क दिया गया, मिले खान साहब को, कन्विंस किया, खान साहब मान गया और रैली मौखर हो गई थी। तो अब ये तीनों शख्सियात दोबारा मुतहरिक हुई हैं, अपनी अपनी तीनों की कनेक्टिविटी है, बैरिस्टर सैफ, अली मीन गंडापुर और आज़म सवाती। आपको लगता है कि ये तीनों शख्सियात कोई ब्रेक थ्रू करवाने में इस स्टेज के ऊपर कामयाब हो सकती हैं? अगर वन लाइनर जवाब देना हो तो नो, आई डोंट थिंक सो कि इन तीनों में इतनी पूरी पार्टी की बड़ी उम्मीदें हैं सर इन तीनों पार्टी शख्सियात उम्मीदें से। ज़रूर रखनी चाहिए। उम्मीद पे बंदा जिंदा रहता है। वो कहते हैं कि होप इज़ गुड, मतलब वो कहते हैं ना, होप इज़ ए, ये उम्मीद रखना इज़ ए गुड, लेकिन ये हिकमत अमली नहीं हो सकती। इंग्लिश का एक है इसका, स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। होप कांट बी ए स्ट्रेटजी, होप कैन बी ए गुड थिंग, फेयर है ना, बट इट कांट बी स्ट्रेटजी। अब इन तीनों को बताऊँ, अब आपने कहा कि आज़म सवाती साहब की मुलाकात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। वो 2-4 दफ़ा गए थे तो उनकी मुलाकात तो नहीं हुई थी। और मेरी ये इतला है, मैं आपके साथ चले मैं शेयर करता हूँ खबर, कि बाबर मान साहब जब मिले हैं ना इमरान खान साहब, उन्होंने सिफारिश की आज़म सवाती साहब की कि इनको आप मिलें आप।
उन्होंने उनके कहने पे मुलाकातें की हैं इनसे। दूसरा, उनको ये भी एडवाइस किया गया कि आप डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलना ये शुरू और करें। इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर भी हमारे लिए खबर है। यस, मतलब उन्होंने कहा अब आप ये देखें कि बाबर मान साहब जाते हैं उनके लिए तो गेट मतलब जेल के खुल जाते हैं। अगर फिर कोई करीब है, अब बाबर मान का नाम भी नहीं है उसमें लिस्ट में। अच्छा, जो सलमान अकबर राजा साहब हैं, जो ये कोऑर्डिनेटर थे, जिन्होंने वो नाम देने थे, अप्रूव करने थे, उनको उन्होंने नहीं जाने दिया। बाबर मान साहब गए। बाबर मान साहब भी सर रेलेवेंट क्वार्टर्स में कनेक्टिविटी के तो हवाले वही से मैं शोहरत आपको- तो रखते हैं। यस, वही बता रहा हूँ। इट मींस कि बाबर मान साहब का ज्यादा कनेक्शन है वहाँ पे। ठीक। आजम सवाती साहब तो 2-3 दफा गए थे, इनको कोई नहीं मिले थे। और आजम सवाती साहब तो वो तो गिला करते पाए गए थे, वो 4 महीने या 3 महीने जेल में गुजार कर। उन्होंने कहा मुझे किसी पार्टी ने पूछा ही नहीं है। वो सुना था आपने, जी। उन्होंने करप्शन की बातें करनी शुरू की, सारी चीजें। सो आजम सवाती साहब को इतना बड़ा कनेक्शन ना पार्टी के अंदर है। वो अमीर आदमी जरूर है, पैसा बड़ा है उनके पास, मान लिया सब कुछ होगा, लेकिन खान साहब से मुलाकात में कोई इतना बड़ा कोई इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं, उसमें नहीं है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब पहले कई दफ़ा मिल चुके हैं, पहले भी मिलते रहे हैं। ऐसे आप उन ब्रेस्टर साहब को देखें। अब प्रॉब्लम क्या है पार्टी के अंदर, जिस बंदे पे शक भी है थोड़ा सा ना कि ये फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से इसका अच्छा ताल्लुक है, उसको पार्टी के अंदर क्या कहते हैं? ये क्या उसको अप्रिशिएट किया जाता है या उसको यूज़ किया जाता है? उसके पीछे कंपेनें शुरू हो जाती हैं कि बिक गया, झुक गया। मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, और बहुत सारे लफ्ज़ कहते हैं जनाब कि ये है, वो है, फलान है। इट डजंट लुक नाइस टू से कि टीवी पे किसी के बारे में कहा जाए, लेकिन वो तो उनको अपना बंदे नहीं समझते। जो बंदे सुलह सफाई करवा सकते थे उनको तो यहाँ पे रोज़। लेकिन खान साहब तो खुद कहते हैं जाए एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, उनको टास्क देते हैं, ज़ाहिर है जिसका राब्ता होगा उनसे तो वही अब बात खान करेगा। साहब की मतलब विजडम की क्या दाद दें, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, दुआ कर सकते। उन्होंने तो महमूद खान चकज़ई साहब को नुमाइंदा भी बना दिया था। अब मुझे बताएं, महमूद खान चकज़ई साहब वो वही वाली बात है, एक मतलब है उस पर क्या, मैं रेड रैग वाली बात है कि बुल को जब रेड रैग दिखाते हैं, सुर्ख कपड़ा, तो उसके बाद बुल जो हशर करता है वो आपके सामने है। मतलब खान साहब की अगर ये पॉलिटिकल उनकी अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, सीरियसनेस है कि वो उठा के महमूद खान चकज़ई साहब को अपना नुमाइंदा बना रहे हैं कि फ़ौज से ये मुज़ाकरात करेंगे, और एक्सपेक्ट करके बैठे कि फ़ौज आगे से लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर वो मुकर्रर करेगी और नॉमिनेट करेगी, और फिर इन दोनों की मुलाकातें होंगी और डिस्कशन होगी और तय होंगे। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है किसी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की कि ये चीज़ें हो सकती हैं और होंगी, तो फिर उसके बाद क्या होना था? मतलब वहाँ से शुरू हो, महमूद खान चकज़ई साहब से शुरू हो ना आप ज़रा। ठीक। अच्छा, फिर आपने उनको सदारती अपना वो भी बनाया, वो मान लें सब कुछ। उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मसले चल रहे हैं आज के ने बड़े पुराने हैं। सो आपके जो लोग आपके लिए यूजफुल हो सकते थे, मेरा ख्याल है, माई व्यू, में भी रॉन्ग, मेरी परसेप्शन है, वो 3-4 लोग थे। वो पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा उन पर वो होती है, तबरा पड़ा जाता है। भाई आपके सबसे बेस्ट जो था भाई शेर अफजल मरवत हो सकता था, सपोजली उन पे यही था ना कि उनका मिलना जुलना है उनसे। आपके लिए फैसल साले, ये क्या नाम, फैसल वाडा साहब हो सकते थे। आप, मैं ओपनली कहते हैं, वो कहते हैं मैं उनको लीडर मानता हूँ, उनसे मैं बातचीत कर सकता हूँ, मैं वो हो सकते थे। फिर अच्छा, ब्रेस्टर सैफ हैं, वो उनका पता चलता है, और भी इस तरह के 2-4 लोग हो सकते हैं पार्टी के अंदर। इस पार्टी के अंदर जो भी थोड़ी सी सैनिटी वाली बात करते हैं ना, सुलह सफाई की, थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करने की, उसको तो गद्दार डिक्लेयर कर जाता है, उसको तो टाउट कहा जाता है, उस पर तो गाली गलौच है। फिर किसको ढूंढ के लाते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब और फिर आजम सवाती। अगर इन पे उम्मीद ही हैं तो फिर खान साहब, मतलब है कि आइंदा ईद के ऊपर फिर खान साहब अवाम से नहीं मिल पाएंगे। अल्लाह करे वो आए, हम उनके लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, दुआ करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी होप है, स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी नहीं है इन चीज़ों को निस्बत। दूसरा, इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत किसको है? क्या हुकूमत को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है? अगर मुझसे पूछें, एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है, खान साहब को जरूरत है, आपको जरूरत है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आपने दिखानी है। आपके साथ ज्यादती हुई, गलती हुई, जो कुछ है, यू आर ए पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन रास्ते ढूंढता होता है। दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट द पॉलिटिशियंस आर। इसलिए पॉलिटिशियन हमसे ज्यादा समझदार होते हैं और हम पे रूल करते हैं। मतलब लाखों करोड़ों लोगों पे ये हुक्मरानी करने का आसान काम है। कोई तो आपके अंदर एक्स्ट्रा चीज होता है, आप क्रूक हैं, इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है, तो यूज करें उसको। आपका नॉलेज कहाँ पे आ गया? आजम सवाती साहब मेरी बातचीत करेंगे, जिनकी मुलाकात कराने के लिए बाबर रवान साहब ने कहा है। उसके बाद अब आप सोच लें। बिल्कुल ठीक है। जो साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या अपनी स्ट्रेटजी बयान की है, स्ट्रेटजी की कारगर साबित हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट प्ले कीजिएगा। विकेट के एक तरफ मेरा पाकिस्तान है, दूसरी तरफ मेरा पाकिस्तान है, तो मेरे ख्याल में ऐसी विकेट पे दोनों तरफ खेलना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये गलत नहीं है। गोली क्यों चलाई? तो मैं कहता हूँ, आपने हमारे से पूछा है कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? यू दुनिया का कोई बंदा अगर साबित कर ले कि मैं गिरफ्तार हुआ था, कोई ये साबित कर ले मैं किसी कस्टडी में था, अगर कोई ये साबित कर ले कि मैं किसी की और के पास था, तो खुदा की कसम इस बीच में मुझे फांसी दे। जो सब आपने सुना, विकेट के दोनों तरफ खेलना पाकिस्तान के मफाद में है। पार्टी के अंदर जो बड़े सीनियर लोग हैं उनको बहुत
सख्त लफ्ज़ों से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, सफारशी हैं, साशी हैं। उसके बाद जो इनकी स्ट्रेटजी आपको दिखाई दे रही है अली अमीन गंडापुर साहब की, और इनको जो टास्क भी मिला हुआ है, आपको लगता है कि इस अप्रोच के साथ वाकई वो कोई ब्रेक थ्रू करने की पोजीशन में होंगे आने वाले दिनों में, वो एहतजाज की शक्ल में हो या सुलह सफाई की शक्ल में हो? भट्टी साहब, एहतजाज वाली बात तो मुझे नहीं नजर आती। वो तो देखिए, आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम एहतजाज किस तरह से होगा? एहतजाज के लिए जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज किया है कि तंजीम ही कोई नहीं है यहाँ पे। तो मसला ये है कि आप जो काम करता है उसको तो काम करने नहीं दिया जाता। दूसरी बात, अली अमीन की एक बात तो ठीक है कि जो उस पर क्रिटिसाइज तो वो करें जो डी चौक में खुद मौजूद था। जब वो खुद नहीं मौजूद थे तो फिर अली के ऊपर उंगलियां उठाना तो गलत बात है। अली अमीन जो इस वक्त जो पोजीशन है उनकी, उसमें कनेक्टिविटी तो डेफिनेटली उनकी है। ये कहना कि वो उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, ये तो बात गलत होगी। लेकिन वो कनेक्टिविटी किस लेवल पे है, आगे क्या एंगेजमेंट है? क्योंकि देखें, जो इमरान खान साहब का नैरेटिव था, वो भी अल्लाह माशाल्लाह बड़ी मेहनत करके हमारे वकला जो मुशर्रफ सियासत हुए अभी रिसेंटली, उन्होंने वहाँ मेहनत करके उस पर भी पाबंदी लगवा दी है। अब 3 हफ्ते हो गए हैं। होता ये है कि ये है वॉर ऑफ नैरेटिव्स। अब इमरान खान साहब की जो नैरेटिव, अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव 3-4 चीज़ों पे आना था। जी, सबसे पहले तो ये आपका टेररिज्म है। इमरान खान साहब का नैरेटिव इस पे आया, लेकिन क्योंकि एक जाफर एक्सप्रेस के बाद आया, उसके बाद वो भी पाबंदी लगी, लीमा बीबी की मुलाकातें बंद हो गई। फिर आपका ये जो डायस्पोरा की मीटिंग्स हुई हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, इसमें खान साहब का क्या मौक़िफ़ है? फिर ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस जो ये अली अमीन और ये एक अभी जो ताज़ा फ्यूड है ये लीडरशिप का, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़िक पहुंची है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को पहुंचेगी, और उसका नुकसान भी इमरान खान साहब को होगा। ये तमाम चीज़ों का नुकसान ठीक। इमरान खान साहब को जेल के अंदर बैठा हो रहा है। नुकसान और की बाहर आपने जो बात है की, वो साथ उसका ही इतना ये ज़्यादा ये इफेक्ट जरूर नहीं बता दीजिएगा जो पार्टी के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, ये खत्म होती दिखाई दे रही हैं या आपको आने वाले दिनों में नाराज अरकान का कोई नारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई बात यह है कि ये दराड़े पहले से थी ना, ये दराड़े अभी एकदम ऑब्वियस क्यों हो गई हैं? देखे ना, आप इसको सटीक तौर पे, आप बड़े ज़हीन लोग हैं दोनों, और रऊफ आपसे साहब तो का बड़ा बहुत कम है तजर्बा जनाब, है। आपसे ही हम हम भी जानना चाहते हैं, हमें तो समझ नहीं आती, हम आपकी तो बसीरत बहुत ज्यादा है। हम भी इसी दश्त में पैदा हुए हैं और हमने देखा है। गुजारिश ये है कि ये जो मामला है इस वक्त, हम्म, अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है या हो सकता था, वो जब आपको याद होगा असद कैसर के घर पे खाना हुआ था जी, और एक मुश्तरका लामिया जारी हुआ, तो वज़ीर आज़म फिर मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे गए, वहां पे वो गए, और उसके बाद या अचकजई साहब के घर पे मीटिंग हुई, जी, तो वो फिर कॉन्फ्रेंस रुकवाई गई। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो वहां पे जाहिर है हुकूमत के ऊपर। इस वक्त जो है, अगर इमरान खान साहब का नैरेटिव का प्रेशर था वो भी खत्म हो गया है। ठीक, बाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं। जैसे अभी रऊफ साहब ने बताया कि वो क्यों बैठेंगे, बैठना तो देखिए ना, आपको एक हालात क्रिएट करने ठीक, पड़ते हैं। हालात क्रिएट करती है टीम। जी, अब इस टीम के पास मसला ये है कि अभी मैंने जैसे अर्ज किया, ये खुद तो आते नहीं है। जी, अब जो वर्कर्स हैं वो तो मार नहीं खाएंगे, वो तो जब तक ये आगे नहीं लगेंगे, जब तक ये वहां पे वीडियो अगर बनाएंगे और ये कहेंगे जी कि हमारी गिरफ्तारियों के खतरे और हम नहीं आते, तो वर्कर्स क्यों आएंगे सर? बिल्कुल ठीक, वर्कर्स को आना भी नहीं चाहिए, जाहिर बिल्कुल है। ठीक। वर्क और इसका नुकसान किसको है? इमरान खान को। तो फिर ये बातें जो हैं, ये अब अगर ये इनकी टीम इस काबिल ही नहीं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब वाली बात आपने खुलासा साहब ने की है, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ। जी, ये आप बलूचिस्तान में गए हैं, बलूचिस्तान के मारूजी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि पंजाब से आवाज़ जानी चाहिए उनसे यकजहती की, मैं समझता हूँ। हालांकि आम पंजाबी उन हालात का जिम्मेदार नहीं है। जी, जैसा हमारा कंक्लूड खुलासा कीजिएगा, साहब का, यहाँ पे एक आपका, ब्रेक हमारा लेनी है। कोई। जी, जी हाँ। तो बात यह है कि प्रेशर तो इस्लामाबाद पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा जरूरत मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अलायंस की है, या वो बलूचिस्तान के वो ऐड और जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पंजाब और केपी में जब पॉलिटिक्स होगी, प्रेशर तो इस्लामाबाद में उसका होगा। कोयटा वाली बात का तो प्रेशर मेरा बिल्कुल नहीं ठीक, ख्याल, बिल्कुल ठीक, आई कुड बी रॉन्ग, बिल्कुल मेरी ठीक, पर्सनल ओपिनियन में इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक। ये यूजलेस एक्सरसाइज है प्रेशर का, और जो एहतजाजी कुव्वत थी ख़त्म हो चुकी। लेकिन पार्टी के एक मरतबा फिर 20 अप्रैल को अमेरिका में होने वाली एक मीटिंग से तवक्कुआत क्यों वाबस्ता हो गई हैं? नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन बचे हैं। क्या सुलह सफाई होगी, डील हो सकती है, एहतजाजी तहरीक के ज़रिए से हुकूमत और
एस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव बढ़ाया जा सकता है। क्लास साहब, एक जानिब पीटीआई ने तो ईद से पहले मुसलसल इस बात पर इसरार किया कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, हम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसमें आपने कहा, आपका एक पूरा आपका एक एनालिसिस था कि मौलाना का इम्कान नहीं दिखाई दे रहा कि ज्वाइन करें, और उसके बाद मौलाना साहब के उनकी पार्टी ने भी इस हवाले से अपने आप को क्लैरिटी दी। लेकिन अब एक जानिब अचानक कांग्रेस के अंदर एक बिल पेश हुआ और वहाँ से एक प्रेशर बिल्ड हुआ, और इतलात हैं कि कुछ अमेरिका से लोग हैं जो वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करते हैं, इस्लामाबाद पहुँचे हैं, उनकी एक अहम बैठक हुई है, उनको समझाया गया है कि आप थोड़ा सा हाथ हौला रखें, वेट करें, चीज़ें शायद आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की कमेटी ने 20 अप्रैल को एक मीटिंग कॉल की है, जिसके अंदर कुछ पाकिस्तानी जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये पाकिस्तान के हालात के ऊपर पाकिस्तानी कड़ी नज़र रखते हैं, उनको भी वहाँ पे इनवाइट किया गया कि आइए यहाँ पे आकर खिताब करें, ताकि हम एक्चुअल जो सिनेरियो है वो हमारे सामने आ सके। इतलात ये आ रही कि अगेन पीटीआई, जिसकी एहतजाजी क़ुव्वत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 20 अप्रैल को होने वाली कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग के ऊपर उनकी नज़रें जमी हुई हैं कि शायद वहाँ से इस सेशन के बाद वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई कानून साजी की तरफ मामला बढ़े, और वहाँ से हमें खान साहब को अडयाला जेल से रिहा करने का मौका मिल जाए। आपको लगता है कि ये 20 अप्रैल वाला जो एक इनिशिएटिव है, ये कोई मुश्किल हुकूमत के लिए पैदा कर सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है मेरा ख्याल है, और यकीनी तौर पर हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट इस पर परेशान होगी, होना भी चाहिए उनको, कि ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल है हो रहा है इसके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद 2-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगरचे ये तो बड़े खुश हैं कि जनाब कि वो जो उसकी तवक्को की जा रही थी, कोई ट्वीट आ जाएगा या कोई वहाँ पे ट्रम्प साहब बात कर लेंगे, या उनके स्पोक्स पर्सन तर्जमान जो हैं वो कुछ सवालात कर देंगे, उसमें खान साहब का जिक्र हो जाएगा, तो हुकूमत अब तक तो सेटिस्फाइड है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं। बल्कि आपको याद होगा उन्होंने एक खतून से सवाल किया भी था, जलील अफरीदी साहब जो हैं, वो रहमत शाह अफरीदी साहब के साहबजादे जो हैं, उन्होंने वहाँ पे ये फ्रंटियर पोस्ट के जो चीफ एडिटर हैं, तो आगे से वो हमने जवाब सुन लिया कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, और उस उन्होंने जवाब कोई मतलब सवाल गंदम जवाब चाहने वाला हिसाब था। तो उससे लग रहा था कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की। इट वॉज ए मैसिव ब्लो फॉर पीटीआई और उनके लॉबिस्ट के लिए बड़ा। उसके बाद क्वेश्चन भी पैदा हो गए थे, आपकी लॉबिंग जो है शायद ये इफेक्ट उस पर नहीं रही। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि माजी में उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उन्होंने टफ टाइम भी दिया है। मतलब कांग्रेस में उन्होंने पिछली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 368 की शायद वोट था जो उन्होंने एक करारदाद उन्होंने मंजूर करवाई थी पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, 8 फरवरी पे इन्वेस्टिगेशन जो वो करवाई। फिर उन्होंने डोनाल्ड लू को बुलवा लिया था, वो जो उनकी फॉरेन कमेटी थी, वहाँ पे भी हेयरिंग हमने सुनी। फिर उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कुछ उन्होंने वहाँ पे किया, फिर जिनीवा में किया, यूएनओ बड़ी। सो दे हैव बीन मेकिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, वो हमें नज़र आती थी। अच्छा, ट्वीट्स भी करवाया उन्होंने। लेकिन फिर अब ये जो नया एक आ रहा है अब 20 अप्रैल वाला, सो देखना ये होगा कि वहाँ पे कौन से ये पाकिस्तानी जाते हैं, वहाँ पे इवन अमेरिकन पाकिस्तानी जो हैं बात करते हैं, आगे रिस्पांस क्या मिलता है, क्या डिस्कशन होती है। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि वहाँ पे उनका क्या रिएक्शन है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो बिल पैदा आया हुआ है, इस तरह के बिल माजी में भी आते रहे हैं। बिल्कुल सही, वो आते थे इस तरह 2-3 सेनेटर जैसे हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, प्राइवेट मेंबर डे पे एनीबॉडी कैन मूव ए बिल, कोई भी दे दें कि इसका। तो लेकिन इसमें हमने देखा है कि डेमोक्रेट भी हैं और रिपब्लिकन भी हैं जिन्होंने इस बिल को मूव किया, और इट एम्स एट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान सीधे को। अब सवाल ये है, सपोजली जो हमने देखा है अब तक कि अमेरिकन ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, कोई भी रहा हो, जनरल जिया हो, मुशर्रफ हूँ, अयूब खान हूँ, या इवन मौजूदा हूँ, माजी में रहे हैं, तो उनको ये पेंटागन या CIA या जो भी हैं, या तो वो आपको बुलाते थे, DGIA से बुलाना है या उन्होंने आर्मी चीफ बुलाना है। सो इन्विटेशन वहाँ से आती रही कि अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट से वट एवर अमेरिकन के इंटरेस्ट हैं, तो वो चीफ पे भी बैन नहीं लगाएंगे, DGI पे भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको अफगानिस्तान से अभी वो कह रहे हैं हमने असला भी लेना है $7.4 बिलियन का। फिर उनका मोस्ट वांटेड अपना वो इंटरेस्ट देखेंगे। उनको इंटरेस्ट लगता है कि आर्मी चीफ को आना चाहिए, तो वो बिल शिल नहीं आएगा। उन्हें लगता है कि नहीं, बयान ना लगाएं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका एक सेकंड एक ऑप्शन के तौर के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं कि नहीं जनाब, ये हमने हियरिंग की है, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं, और आप रास्ता दें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रिहा करें उनको। कुछ ऐसा फिर हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर वहाँ पे जो उनकी कांग्रेस थी, अगर वो 368 के तहत उन्होंने की थी, असल तो ये है कि पिछली कांग्रेस की वो जो करारदाद है वो भी पड़ी हुई है। मुझे अगेन अमेरिकन कवानीन का इतना नहीं पता कि क्या उस पर भी आप अब लेटर लेटर लिखे थे, मुझे याद है उस वक्त बाइडन ये एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करवाएं, क्या वो ट्रम्प साहब को लिखे जा सकते हैं। लेकिन एक और भी इसका नैरेटिव है, वो कहते हैं ठीक है हर डेमोक्रेटिक एक कांग्रेस में चीज़ें होती रहती है दुनिया भर में, लेकिन इस वक्त जितने वो फंसे हुए हैं ये ट्रम्प साहब, उनकी जो
इस बार चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू हो गई है, जो उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया है, यूरोप के साथ शुरू हो गई है। फिर उन्होंने इलान मस्क जो है उस पर एक्स पे उन्होंने बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो यूरोपियन ने उन पे कोई जुर्माने के, इलान मस्क के बारे में कह रहे हैं कि उनको वो करें, उनको रोल से हटाएं, या फिर आपके यूक्रेन वार है और बहुत सारे मसले हैं। बाद लोग समझते हैं कि इंटरनली तौर पर वो इतने फंसे हुए हैं इस वक्त ट्रंप साहब एंड कंपनी कि उनके लिए ये पाकिस्तान हो, इमरान खान हो, आप हो, हम हो, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान पे टैरिफ भी लग गए, अगरचे उन्हें पूरी दुनिया पे टैरिफ लगे हैं, पाकिस्तान पे अकेले नहीं लगे। सो पाकिस्तान का एक उनको बैठ कर पेंटागन हो, सीआईए हो, जिनसे वैसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते ट्रंप साहब, उनकी ये उसको उनके फ्रेंड है, सो इमरान खान साहब और उनके हामियों के लिए ये एक और मतलब एक होप कह सकते हैं कि इस फाइंडिंग से 2-3 दिन खबरें बनेंगी, शोज़ होंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, लेकिन असल चीज़ वही है जो दबाव डाल सकते हैं कि क्या ये बिल उससे कांग्रेस से थ्रू हो जाएगा, क्या इसको ट्रंप साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको एंडोर्स करेगी, क्या वो इमरान खान साहब के लिए इस लेवल तक आने को तैयार हैं, नंबर 3। नंबर 4, क्या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है अमेरिकन के साथ अगर आता है दबाव जो अब तक नहीं आया, तो क्या वो उनको एंटरटेन करेगी ट्रंप साहब के दबाव को, या वही चैनल यूज़ करेगी जो सऊदीज़ वाले पहले यूज़ किए गए थे, और 4-5 मुलाकातें जो MBS की इनसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से हुई हैं वो भी देखेंगे। और दूसरा लास्टली हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी थोड़ा सा कुछ देखना चाहिए कि आप इस मुल्क को इतना डेमोक्रेट इसको रहने दें, इसको इतना ह्यूमन राइट्स हमारे रहने दें, ट्विटर बैन कर दिए, फायरवॉल लग गई है, मतलब हर चीज़ आपने बंद कर दी, वो मतलब अननेसेसरी चीज़ें इस दौर में अपने खिलाफ खुद ही आपने केसेस बना लिए, फिर पीका बना लिया है, फिर आपने लाज बना लिए हैं, वो भी चल रहे हैं, लाज भी चल रहे हैं, तो फिर आपने बैन भी किया हुआ है, आपने नेट भी बंद है, तो VPN भी बंद है। इन चीज़ों से फिर आपके लिए दुनिया भर में बदनामी होती है। आप खुद ये चीज़ें फराहम करते हैं दुनिया भर के ममालिक को कि आएँ और हमारे खिलाफ बिल भी पेश करें, हमारे खिलाफ तहरीक भी पेश करें, हमारे खिलाफ कवानीन भी लगाएं, पाबंदियां भी लगाएं। सो मेहरबानी फरमाएं, अगर आप इसको थोड़ा मोड़ा डेमोक्रेटिक टाइप अगर कंट्री समझते भी हैं, कम से कम आपको थोड़ा सा को लाना, मतलब हुकूमतों को, रियासत को लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आम आदमी लॉ ब्रेक करे, आपने उनको सजा देनी है। सो आपने हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होने हैं, आप भी लॉ ब्रेक कर रहे हैं, आम आदमी ब्रेक कर रहे हो, फिर तो रियासत का कोई तुक नहीं बनता। सो आप भी मेहरबानी फरमाएं, इस तरीके अंधाधुंध जो आप चीजें किए जा रहे हैं, जो आपको मशवरा देते हैं, आज ये लॉ बना दूं, आज वो बना दें, आज इसको पकड़ लो, घर में दाखिल हो जो, और इसके बाद फिर नेट सारे 7 अप्रैल को कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया, उसके बाद सेनेट का भी बुलाया गया, वहां पर कुछ मजीद कानून साजी की जा रही है। इसका मकसद यही है कि आपने हार्ड स्टेट बनना है, और ये जो सिनेरियो पूरे मुल्क के अंदर बना हुआ है इसको कंट्रोल करना, इससे फिर मतलब मसले हल हो जाएंगे। मतलब जनरल जिया से ज्यादा सख्त कर लेंगे आप। जनरल जिया ने फांसी लगा दी थी भुट्टो को, उनके दौर में तो आपको पता है वर्कर्स को शाही किले में डाल दिया गया था। आज भुट्टो साहब की बरसी भी है, तो वो क्या मतलब उससे ज्यादा सख्त, तो क्या उसके बाद क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब या उनकी पार्टी खत्म हो गए थे। सो आपने एक इंसानी एक मिजाज होता है। अच्छा, जनाब मुशर्रफ साहब ने भी सख्तियां की, जनाब अयूब खान साहब के दौर में ज्यादा थी, तो वो आप इन सख्तियों के जरिए चीजें हल नहीं कर सकते। अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पे रखें, बिल्कुल ठीक। इसको अपने ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें। कवानीन का, हाँ, जहाँ पे लोग ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई डेफेमेशन हो रही है, बहुत ज्यादा गलत चीजें लोग करते हैं ट्विटर सोशल मीडिया पे, मैं देखी हुई है, हमने बहुत ज्यादा करते, हमें भी ऐसी बातें कह देते हैं, लिख देते हैं सम टाइम, कि हमें भी दुख होता है कि यार ये लोग इस तरह बिहेव करते हैं। बट रियासत को इतने कवानीन हार्ड रियासत बनाते जाएंगे। जनरल जिया साहब ने भी बना के देखी थी, मुशर्रफ साहब ने भी देखी थी, अयूब खान साहब के दौर, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है। वक्ती तौर पर आपको लगेगा, आप अब बनाते जाएं लाज और लाज और लाज, अल्टीमेटली फिर इसका एक बूम होता है, मेरा ख्याल है। सो इसलिए आई विल सजेस्ट के सैनिटी मस्ट प्रिवेल। इन कवानीन बनाने से, इसको रियासत को एक कल्टन, मतलब आयरन कल्टन बनाने से मुश्किलात होंगी। बिल्कुल ठीक है, मुश्किलात होंगी। सैनिटी मस्ट प्रिवेल क्लास आपकी सजेशन है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके के ऊपर हुक्मरान जमात को क्या पैगाम दिया है, क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के मबैन खलीज बढ़ सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज गढ़ी खुदाबख्श में मनाई गई। बिलावल भुट्टो ने बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए जहाँ पर दीगर अमूर पर बातचीत की, लेकिन वहीं पर उन्होंने हुक्मरान जमात के साथ जो उनके 2 बुनियादी इख्तिलाफात जन्म ले चुके हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। बिलखसूस दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला हो या सिंध के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में फ़ंड जारी करने का मामला, इन दोनों हवालों से उन्होंने बहुत डिटेल बात की। उन्होंने कहा क्या, ज़रा ये सुनते और फिर काज साहब से इसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था
कि चारों सूबों की जो पीएसडीपी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगी। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मुशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के ये पीएसडीपी और बजट बनाएंगे। क्लास साहब, ये अगरचे हमने प्ले किया उनको शॉट जो कि पीएसडीपी से मुतल्लिक था, लेकिन इसी तकरीब के दौरान उन्होंने दरिया सिंध से नहरें निकालने के मामले के ऊपर भी बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा ये किसी सूरत नहीं हो सकता, और पीपल्स पार्टी की दीगर सीनियर क़यादत भी हर गुजरते दिन के साथ, वो भले वज़ीर-ए-आला सिंध क्यों ना हो, वो नहरों के मामले के ऊपर बहुत हार्ड स्टैंड ले चुके हैं। लेकिन उसके साथ जरदारी साहब ने भी लाहौर में एक विजिट के दौरान कहा था कि हमारा जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो चीज़ें नहीं तय पा रही। पार्टी से कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा ठंडे रहें, बजट के करीब जाके बात करेंगे। अब बिलावल ने भी कह दिया कि पीएसडीपी का मामला हो, बाकी मामला उनको हल करें, वरना बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों मामला ट्रिगर कर सकते हैं, खलीज बढ़ सकती है, अल्टीमेटली सेटल हो जाएंगे। बड़ा अहम सवाल है। मैंने तकरीर सुनी, मुझे याद आ गया कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू था, तो वो बजट के करीब जब आया तो उन्हें भी मतलब आपको अलाइज तंग करते, मौका लगता है ना कि दिस इज द चांस के ब्लैकमेल करने हुकूमतों को, आर्म ट्विस्टिंग करनी है, अब आप हमारे काबू में आ गए, अगर बजट आपका पास ना होता हुकूमत ख़त्म, तो वो टाइम होता है ना उस वक्त। तो उन्होंने जब ब्रीफिंग वगैरह देनी होती थी, आपको याद हो कवानीन है, और तो खान साहब भी उस वक्त यही कहते थे कि जनाब के एक कर्नल साहब होते थे, वो इकट्ठा करके दे देते थे, कर्नल साहब पूरी पार्लियामेंट चला रहे थे और उनको करते थे। और आपको याद होगा जी FTF पे FATF पे जब हो रही थी, ब्रीफिंग हो रही थी, तो खान साहब ने कहा था ना, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की इनसे मिलने की, वो जो उनको चोर डाकू कहते थे सबको, मैं क्यों मिलूं। तो उन्होंने कहा जिनका मसला है, उनका इशारा होता था जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तरफ, वो कर लेंगे और मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कर लिया। यही बात शहबाज शरीफ साहब भी कहेंगे। अच्छा जी, यस, किसी और की ड्यूटी लगाएंगे। यस, यही वाला रूट लिया जाएगा, भाई साहब आप ही डील करें, तो वो डील कर लेंगे इनके साथ, जिनके ये सुनते हैं, जिनके ये मानते हैं, जिनके उसमें सारी चीज़ें उन्होंने तय करा के दी हैं। ये हम सबको पता है, ये नहीं तो इनको सिंध हुकूमत नहीं मिल रही थी। आपको क्या ख्याल है, सिंध हुकूमत इनको आसानी से मिल गई है, इन्हीं वजूहात से मिले, सो वो डील कर लें। नंबर एक। दूसरा, आपने आज तक वहाँ पे किस चीज़ पे वोट लेते हैं सिंध में? कोई तरक्की के नाम पे लेते हैं? इसी तरीके से पहले कालाबाग डैम भी था, पानी भी, हमेशा वाटर रिकॉर्ड के हवाले से फख्र कर रहे थे कि हमने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। चलो अच्छा किया, उनको लगता है कि हमें नहीं बनाना चाहिए था। उसके बाद जो मसाइल हुए, बिजली महंगी हुई, सब कुछ हुआ, कौम भूखे तरीके भुगते रहे, उनको लगता है नहीं जनाब कि पूरा सिंध उजड़ जाएगा। फेयर इनफ। आपके पास कितने साल हो गए सर इनको हुकूमत में? 2008 से शुरू हुआ सर, ये कितने साल बन? चौथा टर्म है सिंध को इस वक्त। तो आप यकीन करें, पेरिस, दुबई होना चाहिए था, जितना पैसा इनके पास जाता रहा है। पीएसडीपी का जिसकी बात कर, डेवलपमेंट की, आज भी कहते हैं मोटरवे फेडरल हुकूमत बना के, तो नहीं बना के दे रही, गलत कार्य बनानी चाहिए। आप बनवा लें यार, कितनी बड़ी होगी। आज तक भी हैदराबाद और वो सखर वाले जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं बन सके, वो ये जो बनानी चाहिए। आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ आते रहे, किधर गए सारे? सब के सिंध के वजीर मोस्टली जो हैं, मोस्टली सबकी नहीं बात कर रहा मैं, उनकी वहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टीज़ है, सारा पैसा उधर है। ये सारे वजीर, इवन कैबिनेट के इजलास वहीं पे होते थे, सारा पैसा शिफ्ट हुआ, प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं जी। अभी भी आपका ये सिंध के लोग जब दाखिल होते हैं, आप मिल के देख लें, जो ही वो 7 के बाद रहीम यार खान से दाखिल होते हैं, उन्हें लगता है ये कोई और पाकिस्तान है। आपको जो पैसा मिलता रहा है इतना सारा, इतना मतलब है 20-22 सालों में सर, हमारे बच्चे आज, मैं अपने बेटे को कहता, बेटा जा कराची, हैदराबाद या सखर या मतलब जो भी है वहाँ पे अप्लाई कर, आप उधर नौकरी। बिल्कुल ठीक। इस पे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, दोबारा इसको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।